अब है टॉपिक मगध का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष की बात करें तो मगध जो है वो सबसे प्राचीन वंश था। मगध वंश, मगध का संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ मगध के संस्थापक थे। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक थे बृहद्रथ। इसकी राजधानी जो है वो कहाँ थी? गिरिब्रज या फिर राजगीर। और विशेष की बात करें तो बृहद्रथ का पुत्र थे जरासंध। जरासंध। और उसके बाद बहुत आगे जा कर के मगध में ही एक वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश इसे भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक जो है वो कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसार जो है वो अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार राजगृह का निर्माण जो है वो करवा करके उसे अपना राजधानी बनाया और 52 वर्षों तक शासन किया। कूटनीति, बिंबिसार जो है वो उसके दरबार में जीवक नामक एक वैद्य रहते थे। महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रघोत, महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रघोत को पांडु रोग के समय सेवा करने के लिए भेजा था बिंबिसार। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध, तो कोसल नरेश की बहन महाकोसला से बिंबिसार ने शादी किया। चेटक की पुत्री चेलना से बिंबिसार ने शादी किया और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी बिंबिसार ने शादी किया। बिंबिसार के पुत्र का नाम हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु को उसका उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु जो है वो गद्दी पे बैठा, पिता अपने बिंबिसार को हत्या कर करके। ये अजातशत्रु जो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। उसके मंत्री थे वर्षकार, जिसकी सहायता से अजातशत्रु जो है वो वैशाली पर विजय प्राप्त किया। गुप्त हथियार, अजातशत्रु का गुप्त हथियार क्या था? तो लिच्छियों के विरुद्ध रथ मुसल जो कि आधुनिक टैंक के समान होता है उसका प्रयोग किया और महाशिला कंटक जो कि गुलेल एक तरह से था इसका प्रयोग किया। अजातशत्रु जो है वो रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियार उपयोग किया था। उदयीन, उदयीन की बात करें तो उदयीन जो है वो पाटली ग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना करवाया था। उदयीन जो है वो एक तरह से जैन धर्म का ही अनुयायी था। और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? उदयीन का पुत्र ही नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक। हर्यक वंश के बाद आता है एक वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। 412 ईस्वी में नागदशक को हटा करके शिशुनाग जो है वो राजा बन गया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर दिया गया। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। कालाशोक जो है वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना और पुनः कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र में कर दिया। और यही कालाशोक के समय जो है वो द्वितीय बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश में अंतिम राजा कौन रहा? नंदी वर्धन। और उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद के समकालीन ही सिकंदर आया था भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो मगध के राजवंशों की बात करें तो सबसे पहले आया हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद आया मौर्य वंश। जीवक जो है वो किस वंश के समय था? जीवक जो है वो हर्यक वंश के बिंबिसार के समय था। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयीन और रथ मुसल का प्रयोग अजातशत्रु करता था। और मगध की प्रथम राजधानी जो है वो गिरिव्रज यानी राजगृह थी। सिकंदर महान,
व्यक्तिगत परिचय। सिकंदर का जन्म जो है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप जो है वो 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना और उसके बाद 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई। सिकंदर के गुरु और दार्शनिक कौन थे? अरस्तु। सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का भारत विजय अभियान। तो भारत विजय अभियान जो है वो सिकंदर का शुरू हुआ कब? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान जो है वो सिकंदर ने शुरू किया। सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और सेनापति था निरयाकस। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निरयाकस। प्रमुख युद्ध हाइड स्पीच का युद्ध। सिकंदर ने युद्ध लड़ा हाइड स्पीच का युद्ध। यह युद्ध जो है वो पंजाब के शासक पोरस के साथ ऐतिहासिक युद्ध था। इसे हाइड स्पीच का युद्ध या फिर झेलम या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ब्यास नदी का अवरोध। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। प्राचीन नाम था ब्यास नदी का विपासा और ब्यास नदी का यूनानी नाम था हाइडस्पीच। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर की वापसी और उसकी मृत्यु। तो सिकंदर जो है वो 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा भारत से लौटा और सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष की आयु में। मात्र 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में। विशेष तथ्य की बात करें तो सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था। सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम जो है वो बहुकेफला था और उसी के नाम पर एक नगर का भी स्थापना किया था। अपने प्रिय घोड़े के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर ही बहुकेफला नामक नगर बसाया। तो सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। ब्यास नदी के पास पार कर नहीं सका। सिकंदर के हाइडस्पीस युद्ध में विपक्षी राजा कौन थे? पोरस। और सिकंदर की मृत्यु हुई थी कहाँ? बेबीलोन में। अब है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासक रहे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा और जिसकी पहचान जो है वो विलियम जोन्स ने किया और मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त में इसे ब्रिसल यानी निम्नकूल कहा गया। चंद्रगुप्त को मुद्रा राक्षस में ब्रिसल कहा गया है और चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है, जस्टिन ने कहा था और इसकी पहचान जो है वो विलियम जोन्स ने किया था। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था और चाणक्य ने किताब लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित था। सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग थे। राज्य के 7 अंग थे। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र। धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ चंद्रगुप्त का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ और उसको हरा दिया चंद्रगुप्त ने। फिर संधि हुआ। संधि के तहत सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से कर दिया गया और प्रांत दहेज में 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त को मिले। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। दहेज में 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त को मिले। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। उपहार में चंद्रगुप्त ने प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। इंडिका के अनुसार राजा जो है वो सोने की पालकी में निकलता था। अंगरक्षक जो है वो प्रशिक्षित तोतों के साथ चलते थे। पाटलिपुत्र जो है वो 570 बुर्ज और 64 द्वारों से घिरा हुआ था। राजा का महल जो है वो काठ यानी लकड़ी का था। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास सलेखन संथरा पद्धति द्वारा हुआ था।
चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बना बिंदुसार। बिंदुसार जिसे अमित्र घात भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, यानी शत्रु विनाशक। बिंदुसार को अमित्र घात, सिंहसेन और भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। तो बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक कहा जाता है। सिंहसेन यानी सिंहसेन बिंदुसार को कहा गया किसमें? जैन ग्रंथ में। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। धर्म धर्म की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखल्ली पुत्र गोसाल। बिंदुसार ने सीरियन नरेश एंटीयोकस ने डाइमेकस को राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है डाइमेकस को। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है डाइमेकस को। सीरियन नरेश एंटीयोकस ने डाइमेकस को राजदूत बना करके भेजा था किसके पास? बिंदुसार के पास। इसीलिए डाइमेकस को मेगास्थनीज का राजदूत ये उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने एंटीयोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगे थे। विद्रोह बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में फिर अशोक को भेजा। प्रशासन 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी बिंदुसार के पास, जिसका प्रधान जो है वो खल्लाटक था। 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी बिंदुसार के पास, जिसका प्रधान था खल्लाटक। तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अशोक महान जो है वो 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक रहा। राज्यभिषेक अशोक का राज्यभिषेक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर वह बैठा। अशोक का माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। अशोक का नाम जो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडे गोलम लेखों में नाम अशोक है। अशोक का नाम अशोक कौन कौन से लेख में है? मास्की लेख, गुर्जरा लेख, नेतुर लेख, उडे गोलम लेखों में इसका नाम अशोक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़े 261 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष राजधानी तोसली पर अधिकार किया और वर्णन इसका 13वें शिलालेख में है। अशोक महान का धर्म उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और उसके पहले जो है अशोक शैव था, शिव का उपासक। अशोक का धम्म यात्रा अशोक जो है अपने 10वें वर्ष शासन के 10वें वर्ष बोध गया घूमने गया था। 12वें वर्ष निगाली सागर घूमने गया था और अशोक जो है वो अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी घूमने गया था। अशोक ने प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। शिलालेख भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम जो है वो अशोक ने ही शुरू किया था। अशोक ने लिपियां लिखवाई, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अशोक ने लेख लिखवाया ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। 1750 ईस्वी में पादरेदी फेदरल ने अशोक के लेख को खोजा, जिसको पढ़ने में प्रथम सफलता मिली 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को। शिलालेख को खोजा किसने? पादरेदी फेंदलर ने 1750 ईस्वी को। और शिलालेख पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख जिसमें मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। चौथा शिलालेख में गया भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाने के लिए। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ।
5 यवन राजाओं का उल्लेख जो है वो 13वां शिलालेख में ही मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासन, तो मौर्य काल में तीर्थ यानी महामात्र को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ या महामात्र जो है वो मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी थे। शीर्षस्थ अधिकारी थे जिनकी संख्या 18 थी, जिनमें प्रमुख होते हैं मंत्री, उसके बाद होते हैं समाहर्ता, सन्निधाता। सन्निधाता जो है वो क्या था, कोषाध्यक्ष था। समाहर्ता जो है वो राजस्व अधिकारी था। अब मंत्री जो है वो एक तरह से पीएम प्रधानमंत्री था। तो मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सन्निधाता, राजस्व अधिकारी को समाहर्ता। प्रांत यानी चक्र, प्रांतों की संख्या जो है वो 5 थे, जिसके प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक होते थे। नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का मंडल था और 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो सेनापति होता था और युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करने वाला नायक होता था। गुप्तचर, महामत्य सर्प के अधीन गुप्तचर विभाग था। महामात्य सर्प के अधीन गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। संस्था नामक गुप्तचर जो थे एक ही स्थान पर रख करके गुप्तचरी करते थे, और संचार नामक जो गुप्तचर था वो घूम घूम करके गुप्तचरी करते थे। अर्थव्यवस्था, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेय मात्रिक कहा जाता था मौर्य काल में। अदेय मात्रिक। अनाज माप के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाता था और मौर्य काल में। मौर्य काल में समाज जो है वो मेगस्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक सभासद। 7 वर्ग कौन थे, दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी, तो मौर्यकालीन प्रांत की बात करें तो उत्तरापथ प्रांत का राजधानी कहाँ था, तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, अवंती का राजधानी था उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, स्वर्णागिरी। प्रासी यानी पूर्वी का राजधानी था पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। मौर्यकाल अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं, कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी बनवाई थी। अशोक ने जो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी उसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, 7। स्तंभ लेख जो है वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखा हुआ था। दिल्ली स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख या मेरठ जो है, ऐसे इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली से टोपरा या मेरठ लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। रुमनी देई स्तंभ लेख जो है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख था। लुम्बिनी में कर घटाने का उल्लेख इसमें है। प्रयाग स्तंभ जो है वो अकबर द्वारा इलाहाबाद में फिर स्थापित किया गया था। रानी का अभिलेख जो है वो कौशाम्बी अभिलेख जो है वो रानी का अभिलेख माना जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंत हुआ 185 ईसा पूर्व में। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश का अंत जो है वो 137 वर्षों तक शासन रहा। अकाल के समय राहत कार्य एवं विवरण सोहगिरा यानी ताम्रपत्र से मिलता है। अशोक का सारेकुना अभिलेख जो है वो ग्रीक व अरमाइक भाषा में है। सारेकुना अभिलेख। अब है ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो मौर्य वंश के पतन के बाद मगध और दक्षिण भारत में जिन राजवंशों का उदय हुआ वे मुख्य रूप से ब्राह्मण के मतानुयायी थे,
जैसे शुंग राजवंश। शुंग राजवंश की बात करें तो शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? शुंग के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण जाति के थे। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को हरा करके सत्ता प्राप्त की। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। प्रमुख घटनाएं: इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिन्होंने यज्ञ को संपन्न करवाए थे। स्थापत्य की बात करें तो भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। देवभूति का हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी थी और कन्नौ वंश की स्थापना कर दी। कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। देवभूति की हत्या करके मगध पर कन्नौ वंश की स्थापना कर दिया वासुदेव। और वासुदेव का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। और उसके बाद आता है सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश जो कि आंध्र वंश के भी नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? सीमुक। सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे सीमुक। 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके सीमुक जो है वो राजा बन गया। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सातवाहन वंश के प्रमुख राजा की बात करें तो सीमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञ श्री सातकर्णी। धार्मिक कार्य: सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाए थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और राजसूय यज्ञ भी करवाए थे। साहित्य: हाल ने गाथा सप्तशती जो है वो हाल ने लिखा था और गुणाढ़ ने बृहत कथा लिखे थे। सातवाहन वंश में सिक्कों की बात करें तो चांदी, तांबे, सीसा का सिक्का चलता था। सर्वाधिक सिक्का जो है वो सीसा का चलता था सातवाहन वंश में। पोटिन और कांसे के भी सिक्के चलते थे। सिक्कों के लिए सीसा जो है वो रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन राजवंशों के द्वारा सिक्के के लिए सीसा जो है वो रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है वो सबसे पहले सातवाहनों ने ही शुरू किया। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा जो है वो किसने शुरू किया? सातवाहनों ने। और इसका प्रमाण जो है वो नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा जो है वो सातवाहनों ने ही शुरू किया था। समाज की बात करें तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ढांचा: सातवाहनों की ढांचा जो है वो मातृ तंत्रात्मक का आभास देता है, क्योंकि राजाओं का नाम जो है वो माताओं के नाम पर ही होता था, लेकिन राजकुल जो है वो पितृतंत्रात्मक था, यानी उत्तराधिकारी जो है वो पुत्र ही होता था। प्रशासन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन कौन होता था? गौल्मिक। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन होता था गौल्मिक। सैनिक टुकड़ी का प्रधान संभालता था। स्थापत्य एवं कला: कारले का चैत्य जो है वो सातवाहनों के द्वारा बनाया गया। अजंता एलोरा की गुफाएं सातवाहनों के द्वारा। अमरावती कला का विकास हुआ सातवाहनों के द्वारा। अमरावती कला का विकास किया गया सातवाहनों के द्वारा। अजंता एलोरा की गुफा बनवाया गया सातवाहनों के द्वारा। कारले का चैत्य बनवाया गया सातवाहनों के द्वारा। व्यापारिक केंद्र: धान्य कटक जो है वो आधुनिकरण धरनीकोट गुंटूर पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी और बौद्ध केंद्र था धान्य कटक। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया था। सातवाहन राज्य जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया था। सातवाहन के बाद आता है चेदी राजवंश, जो कि कलिंग में था। चेदी राजवंश अशोक की मृत्यु के बाद संभवतः या प्रथम शताब्दी में उभरा। चेदी राजवंश का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो इसकी जानकारी जो है वो
भुवनेश्वर उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से चेदी वंश के बारे में जानकारी मिलता है। चेदी वंश का प्रमुख राजा जो थे वो थे खारवेल। खारवेल जो है वो चेदी वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। खारवेल जो है वो जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी जो है वो आक्रमण किए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए और उसके बाद कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंद यूनानी के बाद तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में साकाल यानी सियालकोट को राजधानी बनाया। मिनांडर जो है वो सबसे विख्यात शासक था हिंद यूनानी में सबसे विख्यात शासक था मिनांडर ने इसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया किससे? नागसेन से। मिलिंद पन्हो जो है वो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तरों का संग्रह है। मिलिंद पन्हो जो है वो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तरों का संग्रह है। सिक्के, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। इनके सिक्कों से निश्चित रूप से पता चलता है कि वे किस राजा के हैं। हिंद यूनानी ने जो सिक्के चलाए उनके सिक्कों से निश्चित रूप से पता चलता है कि वे किस राजा के हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट, उत्तर पश्चिम भारत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसका उत्तम उदाहरण जो है वो गंधार कला है। यवनिका यानी पर्दा, यूनानियों ने भारतीय नाट्य कला में पर्दे का प्रचलन जो है वो शुरू किया। शक की बात करें तो शक जो है वो मूल निवासी थे एशिया के। शक जो है वो मूल निवासी थे एशिया के। ये चारागाह के खोज में भारत आए थे और शकों का प्रथम शक राजा जो है वो कौन बना था? मोव। शकों की 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत, ऊपरी दक्कन आदि। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। 5800 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा जो है वो शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और 58 ईसा पूर्व ही विक्रम संवत चलवाया था। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए और चंद्रगुप्त जो है वो 14वां, चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए। रुद्रदामन प्रथम जो है वो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की सुदर्शन झील के द्वारा जीर्णोद्धार किया था, जो कि मौर्यों के द्वारा बनाया गया था। काठियावाड़ की जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन का संस्कृत प्रेम, रुद्रदामन ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में गिरनार अभिलेख जारी किया था। गिरनार अभिलेख जो था विशुद्ध संस्कृत में था, जो कि रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था। शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। शक राजा जो है वो अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। शकों ने ही भारी संख्या में चांदी के सिक्का जारी किए। शकों ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अब है पल्लव या पारसियाई के बारे में। तो पल्लव जो है मूल स्थान कहाँ था? ईरान के थे। शकों के बाद पल्लव जो है वो भारत में आए। गोंडो फर्निस, सबसे प्रसिद्ध पल्लव राजा जो है कौन थे? गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट टॉमस जो है वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। शक के बाद आए कुषाण जो है ये यूची या तोखरी भी कहा जाता था। कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहा जाता था। ये इनके 5 कबीले या कुल थे।
कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुलकंड फिशेस। कुजुलकंड फिशेस जो है वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। और सबसे प्रतापी राजा कौन निकला कुषाणों में? कनिष्क। कुषाणों में कनिष्क जो है वो सबसे प्रतापी राजा निकला। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरा राजधानी था मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, दूसरा राजधानी था मथुरा। शक संवत, गद्दी पर बैठने के समय 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत जो है वो शुरू किया। शक संवत भारत सरकार द्वारा भी प्रयुक्त किया जाता है। चौथी बौद्ध संगति, कनिष्क के समय में ही कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति की आयोजन की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। कनिष्क सिक्के, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो किसने जारी किए? कुषाणों ने। भारी संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए। कनिष्क के दरबार में कुछ विभूतियां थे, जैसे चरक। कनिष्क के दरबार में ही चरक रहे थे। चरक जो है वो राजवैद्य थे और चरक संहिता लिखा गया है चरक के द्वारा। चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद का विश्वकोश कहलाता है। चरक संहिता के रचयिता कौन थे? चरक। अश्वघोष जो है वो कनिष्क के राजकवि थे। बौद्धों की रामायण बुद्धचरित की रचना जो है वो अश्वघोष ने ही किया था। नागार्जुन को तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन का पुस्तक है माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया हुआ है। वसुमित्र महाविभास सूत्र के रचनाकार है। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। महाविभास सूत्र जो है वो बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। तो चरक संहिता लिखा गया है चरक के द्वारा, है ना। बुद्धचरित लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। माध्यमिक सूत्र लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा। और महाविभास सूत्र लिखा गया है वसुमित्र के द्वारा। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। कुषाणकालीन प्रमुख बिंदु, तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रतीक शासक जो है वो कुषाण थे। कनिष्क ने इसका आरंभ कराया था। कला शैलियाँ, गांधार और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। गांधार और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण जो है वो कुषाण काल से ही शुरू हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल से ही शुरू हुआ। देवपुत्र, कुषाण राजाओं ने यह उपाधि जो है वो देवपुत्र चीनियों से ली थी। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि जो है वो चीनियों से ली थी। मथुरा जो है वो साटक नामक विशेष वस्त्र का केंद्र था। मथुरा जो है वो साटक नामक वस्त्र का विशेष केंद्र था। अंतिम शासक वासुदेव जो है वो चीनी जनरल पेन चिया ने कनिष्क को हराया। चीनी जनरल पेन चिया ने कनिष्क को हराया था। अब आता है संगम वंश की बात करें तो संगम का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। संगम का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, जहां तमिल कवि और विद्वान जो है वो एकत्र होते थे। संरक्षण, संगम का आयोजन जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। इसका महत्व क्या था? प्रत्येक लेखक जो है वो अपनी रचना को संगम के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करता था। स्वीकृति के बाद ही प्रकाशित किया जाता था। वर्गीकरण, संगम साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पत्थुपातु, इत्थुथोकै और पादीनेन किलकनको। काव्य श्रेणियाँ की बात करें तो अक्कम जो है वो मूल विषय प्रेम प्रसंग था। अक्कम का मूल विषय क्या था? प्रेम प्रसंग। पूरम का मूल विषय जो है वो क्या था? युद्ध था। काव्य श्रेणी पूरम का मूल विषय था युद्ध और अक्कम का प्रेम प्रसंग। 3 संगमों का आयोजन किया गया था। पहला संगम जो है वो कहाँ हुआ था? मदुरा में। दूसरा संगम कपाटपूरम में। तीसरा संगम जो है वो मदुरा में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। दूसरे संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोलकापियर और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। प्रथम
संगम का ग्रंथ है अक्कटियम, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का ग्रंथ है तोलकप्पियम, जो कि एक तरह से तमिल व्याकरण है। तृतीय संगम का ग्रंथ था नोवेनथकय कुरोनथकय परिपादल। संगम शब्द का प्रयोग जो है वो 7वीं सदी में शैव संत तिरुनायुक रथु यानी अपार ने किया था। प्रमुख तमिल महाकाव्य एवं रचनाएं। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम का मतलब होता है पायलों का गीत। शिल्पादिकारम लिखा गया है इलांगो के द्वारा। इसमें कोवलन, कन्नगी एवं माधवी की प्रेम कहानी है। शिल्पादिकारम में कोवलन, कन्नगी और माधवी की प्रेम कहानी है। इसे तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य कहा जाता है। शिल्पादिकारम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। मणि मेकले, मणि मेकले के लेखक जो है वो कौन है? शीतलैस्तेनार। मणि मेकले के लेखक हैं शीतलैस्तेनार। इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री मणि मेकलई की कहानी है। मणि मेकले में कोवलन और माधवी की पुत्री मणि मेकले की कहानी है। यह जो है वो बौद्ध दर्शन पर आधारित है। न्याय प्रवेश। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? जैन भिक्षु तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुतक देवर। कुरल, कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। कुरल के लेखक है तिरुवल्लुवर। यह तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। आचार शास्त्र, राजनीति और प्रेम के बारे में। ईरामावतारम, ईरामावतारम के लेखक है कंबन। कंबन राम कथा का तमिल संस्करण है ईरामावतारम, जिसको लिखा है कंबल ने। संगम युगीन राज्य, चोल राज्य, चेर राज्य और पांड्य राज्य। चोल राज्य जो है वो उत्तर पूर्व में था। चोल राज्य कहाँ था? उत्तर पूर्व में। चोल राज्य पेन्नार और दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच में था। पेन्नार और दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच में था चोल। चोल का प्रतापी राजा थे कारिकल। कारिकल जो है ब्राह्मण मतानुयायी था। वेन्नी के युद्ध में 11 राजाओं को हराया था कारिकल। पुहार, पुहार यानी कावेरी पट्टनम शहर बसाया किसने? कारिकल ने। कावेरी नदी पर बांध बनवाया कारिकल ने। संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ था कारिकल। अब है चेर। चेर की बात करें तो चेर जो है वो दक्षिण पश्चिम में थे। चेर कहाँ थे? दक्षिण पश्चिम में, आधुनिक केरल प्रांत में। चेर के कुछ प्रमुख राजा हो गए उदयनजीरल, नदुनजीरल आदान और सेनगुट्टनम। विशेष सोनगुट्टनम की पत्नी सती नामक धार्मिक ग्रंथ संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया था। सेनगुट्टन ने पत्नी सती नामक धार्मिक संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया था। पांड्य जो है वो दक्षिण पूर्व में थे, जिनकी राजधानी मदुरा था। प्रथम उल्लेख जो है वो पांड्य राजाओं का हुआ था मेगस्थनीज द्वारा, मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रतापी राजा नेडुजेलियन, पांड्य के प्रतापी राजा थे नेडुजेलियन। और अंतिम शासक नल्ली बकोडन। संगम युग का प्रशासन एवं समाज। तो प्रशासन जो है वो राज्य को मंडल कहा जाता था। राज्य को मंडल कहा जाता था और राजा का जन्मदिन जो है वो पेरूनल कहलाता था। राजा का जन्मदिन संगम युग में पेरूनल कहलाता था। मंत्रियों को अमाईचार कहा जाता था। संगम युग के समय मंत्रियों को अमाईचार कहा जाता था। न्याय, राजधानी की राज्यसभा को नाली और राजा के न्यायालय को मन्म कहा जाता था। राजधानी की जो राज्यसभा था उसको नाली और राजा के न्यायालय को मन्म कहा जाता था। चोरी या व्यभिचार हेतु मृत्यु दंड और झूठी गवाही हेतु जीभ काटने का दंड प्रचलित था। कर जो है वो उपज का 1/6 भाग लगता था। सेनापति को एनाडी कहा जाता था। सेनापति को एनाडी। अग्र टुकड़ी को तूसी कहा जाता था और पिछली को कूले कहा जाता था। सेना के आगे जो टुकड़ी होता था उसको तूसी और पीछे वाले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। वीर गति प्राप्त सैनिकों को सम्मान में नडुकल, नडुकल यानी वीरक्कल पत्थर गाड़े जाते थे। वट किरुतल, पराजित राजा द्वारा आमरण अनशन कर आत्महत्या करने की प्रथा थी। बट किरुतल। सामाजिक वर्ग एवं संस्कृति।
तो ब्राह्मण, समाज का प्रतिष्ठित वर्ग जो है वो ब्राह्मण था। समय का ज्ञान रखने वाले थे ब्राह्मण। ये मांस और सूरा का सेवन किया करते थे ब्राह्मण। वेल्लार, वेल्लार जो है वो खेतिहर वर्ग के थे। खेतिहर वर्ग को वेल्लार कहा जाता था। इनके प्रमुख वेलीर और मजदूरों को कडेसियर कहते थे। खेतिहर वर्ग के प्रमुख को वेलीर और मजदूरों को कडेसियर कडेसियर कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता था। संगम युग में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता था। और दस्तकार जो कि चारपाई चटाई बनाते थे उनको पुल्लैयन कहा जाता था। दस्तकार जो कि चारपाई या चटाई बनाते थे उनको पुल्लैयन कहा जाता था। विवाह, 8 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित था संगम युग में। पंचतीनी प्रणय विवाह, केकनिम एक पक्षीय विवाह, पेरुंदिनम अनुचित विवाह। मनोरंजन, पानर व विडैलियर गायक दल के द्वारा मनोरंजन किया जाता था। स्त्रियां जो है वो मच्चेलियर एवं अवेवियर करते थे। सुशिक्षिता होती थी। संगम युग का आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की बात करें तो मुख्य भोजन क्या था? चावल। दूध में मिला करके सांभर बनाया जाता था। व्यापार, चोलों का सुविकसित वस्त्र उद्योग था। अरिकमेडु यानी पुद्दुचेरी एक प्रमुख रोमन बंदरगाह था। पेरीप्लस में इसे पेडोक कहा गया है। पेरीप्लस में पेडोक कहा गया है। बंदरगाह कोरकई जो है वो मोती हेतु सालियूर और बंदरगाह था। देवता, प्राचीन देवता जो है वो संगम में मुर्गन थे। मुर्गन बाद में सुब्रमण्यम एवं स्कंद। इनका प्रतीक जो है मुर्गा और अस्त्र वर्षा था। मान्यता, कौवे को शुभ पक्षी माना जाता था। कौवे को शुभ पक्षी माना जाता था संगम युग में। और अतिथि आगमन और दिशा ज्ञान हेतु उपयोग किया जाता था। जादुई शक्ति को अनुक कहा जाता था। संगम काल में जादुई शक्ति को क्या कहते थे? अनकु। गुप्त साम्राज्य जो है वो 3री शताब्दी के अंत में आया। गुप्त के संस्थापक कौन थे? गुप्त के संस्थापक थे 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ। संभवतः ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो है वो संभवतः कुषाणों के सामंत थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो कौन थे? श्रीगुप्त 240 से 280 तक शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? घटोत्कच गुप्त जो है वो 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 320 ईस्वी में शासन बना। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की 319 या 320 ईस्वी में। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत, कविराज। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता थे। संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु उपासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो की बात करें तो इसके समय फाहियान जो है वो भारत आया था, चीनी यात्री। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के चलवाए थे चांदी के और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर,
वराह मिहिर एवं वरुचि हुआ करते थे। तो ये नवरत्न में से ज्योतिष कौन थे? ज्योतिष थे छपनक। ज्योतिष थे छपनक। कोषकार कौन थे? कोषकार थे अमर सिंह। वास्तुकार कौन थे? शंकु। वास्तुकार थे शंकु। और खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर। वराह मिहिर जो है वो खगोल विज्ञानी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? साव। साव। और चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव थे वीरसेन। वीरसेन। वीरसेन जो है वो शैव मतावलंबी थे। उदयगिरी में शिव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील था उसका पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त। हूनों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय ही शुरू हुआ था। विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था कौन था? विष्णुगुप्त। प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। गुप्त काल में शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी इकाई थी भुक्ति। भुक्ति के शासक को क्या? उपरिक कहा जाता था। और भुक्ति के नीचे था विषय। विषय का प्रमुख विषयपति होता था। ग्राम प्रशासन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की क्या? ग्राम, जिसके प्रशासन जो है वो ग्राम सभा के द्वारा होता था। ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामिक एवं सदस्य को महतर कहा जाता था। ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामिक और सदस्य को महतर कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेठ थी। ग्राम समूहों की छोटी इकाई जो है वो क्या थी? पेठ थी। सैन्य पुलिस। सैन्य या पुलिस की बात करें तो साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। साधारण सैन्य कर्मचारी जो थे उनको चाट या भाट कहा जाता था, लेकिन मुख्य पुलिस अधिकारी जो होते थे उनको दंड पासिक कहा जाता था गुप्त काल में। राजस्व। भू राजस्व जो है वो गुप्त काल में कुल उत्पादन का 1/4 से लेके 1/6 भाग था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था गुप्त काल में। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि। गुप्त काल में भूमि का विवरण बात करें तो क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु। गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। गुप्त काल में पशुओं के लिए जो भूमि होता था उसको चारागाह कहा जाता था। गुप्त काल में जो जोतने योग्य नहीं होता था भूमि उसको सील कहा जाता था। और गुप्त काल में ही जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। जंगली भूमि अप्रहत। धार्मिक और सामाजिक स्थिति। गुप्त काल में धार्मिक और सामाजिक स्थिति। तो गुप्त काल का राजधर्म जो है वो क्या था? वैष्णव धर्म। गुप्त काल का राजधर्म था वैष्णव धर्म। गुप्त काल का चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्त काल मंदिर बनाने की कला जो है वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति अवधारणा का जन्म जो है वो गुप्त काल में हुआ था। सती प्रथा। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य जो है वो 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से मिला। सती प्रथा का प्रमाण जो है वो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य जो है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से मिला। भोजराज की पत्नी थी कौन? भोजराज की पत्नी ने सती दे दी थी। कायास्थ। सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायास्थों की वर्णन सबसे पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। वैश्यावृत्ति। वैश्याओं को गुप्त काल में गणिका और वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त काल में वैश्याओं को क्या कहा जाता था? गणिका। और वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। अब है गुप्तकालीन के कुछ प्रसिद्ध मंदिर जिसको याद रखना जरूरी है, जैसे विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर था मध्य प्रदेश के तिगवा में। शिव मंदिर था मध्य प्रदेश के भूमरा में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में था, बेतवा नदी के तट पर। और लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित है।
लक्ष्मण मंदिर जो है वो कानपुर के भीतर गांव में था। साहित्य, विज्ञान और कला। गुप्तों की भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो है वो संस्कृत थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो है वो शासकीय भाषा संस्कृत थी। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था गुप्त काल में। प्रमुख विद्वान गुप्त काल के तो आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा, कालिदास थे। ये सब विद्वान थे गुप्त काल के। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बताया कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है। बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था बृहत संहिता और पंच सिद्धांत। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत जो है वो बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मगुप्त, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पूर्व कल्पना जो है वो ब्रह्मगुप्त ने ही की थी। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पूर्व कल्पना जो है वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। विष्णु शर्मा यानी पंचतंत्र। पंचतंत्र संसार का दूसरा सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन था? पंचतंत्र संसार का दूसरा सबसे प्रचलित ग्रंथ जो था वो था विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा जो कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाली द्वितीय भारतीय रचना बनी। कला, अजंता गुफाएं कुल 29 में से 16 और 17 गुप्तकालीन थे। 29 में से 16 और 17 जो है वो गुप्तकालीन थे। गुफा 16 जो है मरनासन राजकुमारी का चित्र था। गुफा 17 में चित्रशाला, बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्र था गुफा 17 में। ये महायान से संबंधित थे। बाघ की गुफा, बाघ की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिला में विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई थी। बाघ की गुफा जो है वो गुप्त काल में मध्य प्रदेश के धार जिला में विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई थी। साहित्य, भास के 13 नाटक, शूद्रक का मृच्छ कटिकम, जिसमें मृच्छ कटिकम में निर्धन ब्राह्मण और वैश्या का प्रेम का जिक्र है। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, ये जो है वो गुप्त काल में ही लिखा गया है। मृच्छ कटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। भास ने 13 नाटक लिखे थे। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। निर्धन ब्राह्मण और वेश्या का प्रेम कहानी किसमें था? मृच्छ कटिकम में, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के तीनों संप्रदायों थेरवाद, महायान एवं वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। नगरों का पतन, गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता नगरों का क्रमिक पतन था। विष्टि, गुप्त काल में बलात् श्रम को राज्य के लिए आय का स्रोत और कर माना जाता था। स्वर्ण युग, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वाकटक राजवंश, संस्थापना एवं पृष्ठभूमि। वाकटक राजवंश के संस्थापक 255 ईसा पूर्व लगभग विंध्य शक्ति ने की थी। वाकटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? विंध्य शक्ति ने। और इनके पूर्वज जो है वो सातवाहनों के अधीन बरार या विदर्भ के स्थानीय शासक थे। प्रवरसेन, विंध्य शक्ति का पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ था प्रवरसेन। प्रवरसेन जो है वो वाकटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। विभाजन, प्रवरसेन के बाद वाकटक वंश जो है वो 2 भाग में बट गया। एक प्रधान शाखा और दूसरा वात्स्य गुल्म यानी वासिम शाखा। एक प्रधान शाखा और दूसरा वासिम शाखा। वाकटकों की प्रधान शाखा, वाकटकों की प्रधान शाखा में राजा की बात करें तो रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। गुप्त वाकटक संबंध, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री
प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वो वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वो वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसका उद्देश्य था शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक गठबंध बनाना। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने अपने अव्यवस्क पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन के संरक्षण के रूप में शासन संभाला। यह काल जो है वो वाकटक गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल था। अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय जो है वो प्रधान शाखा के अंतिम शासक थे। इस शाखा का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय, जिसके बाद राज्य जो है वो वसीम शाखा के हरिसन के पास चला गया। वसीम शाखा के संस्थापक कौन थे? प्रवर सेन के छोटे बेटे सर्वसेन। वसीम शाखा की राजधानी कहाँ थी? वत्सगुलम, जिसका आधुनिक वासीम नाम है, जो कि महाराष्ट्र के जिला अकोला में है। वासीम शाखा के प्रमुख राजा थे सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय एवं हरिसेन। हरिसेन जो है वो वासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली और वाकटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। वाकटक वंश का साहित्य और कला की बात करें तो प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। सेतुबंध की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ सर्वसेन ने लिखा था। कालिदास, विद्वानों के अनुसार कालिदास जो है वो प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में रहा, जहां उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में मेघदूत लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो है वो वाकटक दरबार में ही हुआ। धर्म, वाकटक राजा जो है वो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, शिव और विष्णु के उपासक थे। स्थापत्य एवं मंदिर, तो नचना का मंदिर जो है वो पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अजंता की गुफा 16 एवं 17 में गुहा विहार और गुफा 19 में गुहा चैत्य का निर्माण वाकटकों के शासनकाल में ही हुआ था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो है या वर्धन वंश के संस्थापक जो है वो कौन थे? पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में अभी है। प्रभाकर वर्धन वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक जो है वो प्रभाकर वर्धन हुए और स्वतंत्रता का जन्मदाता ये माने जाते हैं। प्रभाकर वर्धन को परम भट्टारक और महाराजा धीराज कहा जाता है था। प्रभाकर वर्धन को परम भट्टारक और महाराजा धीराज कहा जाता था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री के विवाह जो है वो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। सत्ता संघर्ष और युद्ध की बात करें तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्त को मार दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट, शशांक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। सम्राट हर्षवर्धन का राज्यरोहण हुआ 606 ईस्वी में। 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन जो है वो शीलादित्य एवं परम भट्टारक नरेश के रूप में जाना जाता है। शीलादित्य बोला जाता है हर्षवर्धन को, और परम भट्टारक नरेश भी बोला जाता है हर्षवर्धन को।
हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और उससे अपनी नई राजधानी बनाया। नर्मदा का युद्ध, हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। धार्मिक नीति, प्रारंभ में शिव और बाद में सूर्य उपासक था हर्षवर्धन, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। महामोक्ष परिषद, प्रयाग में हर 5वें वर्ष आयोजित समारोह। महामोक्ष परिषद प्रयाग में हर्षवर्धन हर 5 वर्ष पर समारोह आयोजित करवाता था। वेनसांग जो है वो 6ठे समारोह में शामिल हुआ था। विदेश संबंधी शिक्षा, विदेश संबंधी शिक्षा की बात करें तो वेनसांग जो है वो चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वह वेनसांग जो है वो भारत आया था। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह के लिए आया था। वेनसांग का चीन से संबंध, हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत जो है वो चीन भेजे और 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत जो है वो हर्ष के दरबार में आए। कश्मीर, हर्ष ने वहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष जो है वो बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्षवर्धन जो है वो कश्मीर के शासक के से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। साहित्य एवं कला की बात करें तो बाण भट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की? बाण भट्ट के गुरु कौन थे? भरचू। बाण भट्ट के गुरु थे भरचू। हर्षवर्धन ने की रचनाएं संस्कृत नाटक में था प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, रत्नावली भी हर्षवर्धन, नागानंद भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से उपहार लेकर के हर्ष के बदले लिख दिया था। मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। प्रशासनिक व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में, तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो हर्ष के अधीन शासक जो है वो महाराज या महासामंत कहलाते थे। हर्षवर्धन के काल में शासक जो है वो महाराज या महासामंत कहलाते थे। प्रशासनिक इकाइयाँ और अधिकारी, तो भुक्ति या प्रांत, भुक्ति का शासक जो है वो राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। विषय का जो प्रधान होता था वह विषयपति कहलाता था। पाठक जो है वो आधुनिक तहसील के समान था। ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई था और ग्राम को ग्रामाक्ष पटलिक जो है वो कहा जाता था। ग्राम के जो प्रधान होते थे उसको ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। चाट और भाट पुलिसकर्मी को कहते थे। दंड पासिक या दांडिक, पुलिस विभाग के जो अधिकारी होते थे उन्हें दंड पासिक या दांडिक कहा जाता था। हर्ष की मंत्री परिषद एवं हर्षचरित के अनुसार, तो प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? भंडी। हर्षवर्धन प्रधान सचिव को कहते थे भंडी। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अश्व सेना का जो प्रधान होता था उसको कुंतल कहा जाता था। कुंतल, अश्व सेना का प्रधान कुंतल। गज सेना का जो प्रमुख होता था उसको स्कंदगुप्त कहा जाता था। गज सेना का जो प्रमुख होता था उसको स्कंदगुप्त कहा जाता था। आर्थिक एवं अन्य तथ्य, सिंचाई के लिए
तुला यंत्र यानी जल पंप का उपयोग होता था हर्षवर्धन काल में। सैन्य अधिकारी, अश्व सेना के अधिकारी जो है वो बृहदेश्वर, और पैदल सेना के अधिकारी जो है बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना के जो अधिकारी थे उनको बृहदेश्वर कहा जाता था हर्षवर्धन काल में, और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। विशेष शब्द, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। सीमा, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह पूरे भारत का शासक नहीं था। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश की बात करें तो सबसे पहले है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था? कांची। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। साहित्य, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी। भारवी जो है वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी। भारवी ने लिखा था किरातार्जुनीयम। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। और किरातार्जुनीयम के लेखक थे भारवी। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर, का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिर यानी रथ मंदिर का निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में। रथ मंदिरों की संख्या 7 है, और सबसे छोटा रथ मंदिर जो है वो है द्रौपदी रथ। वैन सांग जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कांची आया था। इसने वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि धारण की थी। वैन सांग जो है वो वातापी कोंड एवं महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इसने कांची का कैलाशनाथ मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर जो है उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। दंडी जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहता था। दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। नंदी वर्मन द्वितीय या तृतीय। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। संत पेरुंदेवनार जो है वो भारत वेनवा के लेखक नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में थे। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कंप वर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ कंप वर्मा। और उसके बाद आता है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, और राजधानी कहाँ था? तंजौर। राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका पर आक्रमण कर उत्तरी हिस्सा को जीत लिया था, और उसके बाद मुंडी चोल मंडलम प्रांत जो है वो बनवाया था। तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शिव मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। बंगाल के पाल शासक महीपाल को हरा करके गंगकोंड चोल की उपाधि धारण किया था राजेंद्र प्रथम जो है वो बंगाल के प्रथम शासक महीपाल को हरा करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। उर्र जो है वो साधारण सभा था, और सभा या महासभा जो है वो ब्राह्मणों की प्रमुख संस्था थी। कला। नटराज प्रतिमा जो है वो चोल कला का सांस्कृतिक सार है। भूमि का प्रकार तो स्कूल हेतु चोल काल में स्कूल हेतु जो भूमि होता था उसको साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को देने वाला जो भूमि होता था उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था।
और जैन संस्थानों का जो भूमि होता था उसको पलिचंदम कहा जाता था। अब है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की ना तीन शाखा थी। वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य एवं बेंगी के चालुक्य। तो सबसे पहले है वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। वातापी के चालुक्य के संस्थापक थे जय सिंह। इनका वास्तविक संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। वातापी के जो चालुक्य थे उसके संस्थापक थे जय सिंह, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो वातापी के चालुक्य का प्रथम प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन को हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अहोल अभिलेख लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति के द्वारा। और अहोल अभिलेख जारी किया था किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। उसके बाद है कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है वो वातापी का अंतिम राजा था जिसने दंती दुर्ग को हरा दिया था। वातापी का जो चालुक्य कीर्तिवर्मन द्वितीय था उसने दंती दुर्ग को हरा दिया था। उसके बाद है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। कल्याणी चालुक्य का राजधानी था मान्यखेट और बाद में हो गया कल्याणी। कल्याणी चालुक्य में ही एक विद्वान रहते विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा के लेखक हैं। मिताक्षरा लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। और बिल्हन जो है वो विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं। विक्रमांक देवचरित लिखा गया है बिल्हन के द्वारा। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे कौन? विज्ञानेश्वर एवं बिल्हन। वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेट। कृष्ण प्रथम एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अमोघ वर्ष। जैन धर्म अनुयायी था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है वो कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना जो है वो अमोघ वर्ष ने किया था। एलोरा व एलिफेंटा। एलोरा व एलिफेंटा इन गुफाओं का वर्णन जो है वो राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा व एलिफेंटाओं का वर्णन जो है वो राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 से 12 जो है बौद्ध से संबंधित है। गुफा नंबर 13 से 29 जो है वो हिंदू से संबंधित है। गुफा नंबर 30 से 34 गुफा नंबर 30 से 34 जो है वो जैन से संबंधित है। राष्ट्रकूटों का पैतन। तैलप द्वितीय जो है वो अंतिम शासक कर्क को हरा करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश जैसे यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम। होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम। काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। राजधानी। यादव वंश का राजधानी कहाँ था? देवगिरी। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी। गंग वंश की राजधानी कुबलाल तलकाड। कुबलाल तलकाड। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारांगल। काकतीय वंश की राजधानी थी वारांगल। यादव वंश के सबसे मुख्य तथ्य। यादव वंश के सबसे अंतिम शासक जो है कौन थे? रामचंद्र। यादव वंश के अंतिम शासक थे रामचंद्र, जो कि अलाउद्दीन के सामने समर्पण कर दिया था। होयसल वंश। होयसल वंश ने चन्ना केशव मंदिर का निर्माण वेल्लूर में करवाया था। गंग वंश। गंग वंश जो है वो माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी माधव प्रथम ने। काकतीय वंश में रुद्रमा देवी जो है वो प्रसिद्ध महिला शासक बनी थी और अंतिम राजा था प्रताप रुद्र।
तो यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम, और राजधानी था यादव वंश का देवगिरी। यादव वंश का अंतिम शासक था रामचंद्र, जो कि अलाउद्दीन के सामने समर्पण कर दिया था। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी कहाँ? द्वार समुद्र के चेन्ना केशव मंदिर जो है वो वेल्लूर का निर्माण करवाया था होयसल वंश के द्वारा। कदम्ब वंश की संस्थापक है मयूर शर्मन। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी थी। गंग वंश की बात करें तो ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम जो है वो संस्थापक थे गंग वंश के। गंग वंश के राजधानी कहाँ थी? कुबलाल तलकाड। कुबलाल तलकाड। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी गंग वंश ने। काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम, और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। काकतीय वंश में रुद्रमा देवी जो है प्रसिद्ध महिला शासक थी। अंतिम राजा कौन थे? प्रताप रुद्र। अंतिम राजा थे प्रताप रुद्र। कन्नड़ साहित्य त्रिरत्न के नाम से कौन जाता है? पंप, पोन और रन। कन्नड़ साहित्य त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है पंप, पोन और रन। तमिल साहित्य त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी। कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी तमिल साहित्य त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। मुबेदलेयन। मुबेदलेयन जो है वो 3 राजा को सेवा देने वाला किसान था। ऐहोल जो है वो मंदिरों का शहर कहलाता है। और नड्डुगल जो है वो वीर गति प्राप्त सैनिकों के स्मारक पत्थर होता था नड्डुकल। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय की बात करें तो बंगाल में उदय हुआ पाल वंश का। बंगाल में पाल वंश। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल 750 ईस्वी में। गोपाल जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश का राजधानी कहाँ था? मुंगेर, जो कि बिहार में था। प्रमुख शासक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। गोपाल जो है वो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था गोपाल। धर्मपाल जो है वो पाल वंश का सबसे महान शासक था। धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम शामिल हुआ था कौन? धर्मपाल। धर्मपाल जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले शामिल हुआ था। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। गुजराती कवि सोड्डल के द्वारा उत्तरापथ स्वामी कहा गया है धर्मपाल को। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। देवपाल जो है वो ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार हेतु 5 गांव जो है वो दान में दे दिया था देवपाल। साहित्य। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास जो है वो पाल काल में हुआ। गौड़ी रीति का विकास हुआ पाल काल में। अब है बंगाल का सेन वंश। बंगाल का सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन राढ़ में स्थापना हुआ। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया यानी लखनऊती में। प्रमुख तथ्य। विजय सेन जो है प्रथम स्वतंत्र शासक बने सेन वंश के, जो कि शैव अनुयायी थे। देवपाड़ा में प्रघुम्नेश्वर मंदिर का जो कि शिव मंदिर था उसका निर्माण करवाया विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बल्लाल सेन जो है वो दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की है। दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना किसने किया है? बल्लाल सेन ने। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था।
बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। अद्भुत सागर को पूर्ण किया है लक्ष्मण सेन ने। सेन वंश का दरबारी विद्वान की बात करें तो जयदेव जो है वो गीत गोविंद के लेखक हैं। जयदेव गीत गोविंद के लेखक थे। धोई जो है वो पवन दूत के लेखक है। हलायुद्ध जो है ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक है हलायुद्ध। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध, ये सब जो है वो सेन वंश के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे हलायुद्ध। हलायुद्ध जो है वो लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। सेन वंश जो है वो प्रथम राजवंश था जिसने अभिलेख जो है वो हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। सेन वंश जो है वो प्रथम ऐसा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो है वो हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। अब है कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर के राजवंश, कश्मीर पर शासन करने वाले वंशों का क्रम है। तो सबसे पहले कारकोट वंश और उसके बाद उत्पल वंश और उसके बाद लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन। वेनसांग ने इसके समय कश्मीर की यात्रा की थी। ललितादित्य मुक्तापीड सबसे शक्तिशाली राजा था कारकोट वंश का। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड ने इसने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद है कश्मीर का उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन नगर का बसाया था अवंती वर्मन ने। अभियंता सुई, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था अभियंता सुई। रानी दिद्दा जो है वो 980 ईस्वी में एक प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी शासिका जो है वो हुई। उसके बाद है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। यह शासक विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। हर्ष जो है वो विद्वान था और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन जो है वो आश्रित कवि था किसका? हर्ष का। लोहार वंश के हर्ष का कलहन जो है वो आश्रित कवि था। जय सिंह जो है वो लोहार वंश का अंतिम शासक था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह के शासन के साथ जो है वो, इसके शासन के साथ ही कलहन की राज तरंगनी का विवरण जो है वो समाप्त हो जाता है। लोहार वंश के जिक्र के बाद ही कलहन का जो राज तरंगित था उसका खत्म हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश असम, इसका उदय जो है वो 4वीं शताब्दी में हुआ। कामरूप का वर्मन वंश का उदय जो है वो 4वीं शताब्दी में हुआ। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे पुष्य वर्मन और इसकी राजधानी था प्राग्ज्योतिष। और अंत कहाँ हुआ? कलांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग जो है वो बन गया। अब है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम, जो कि मालवा का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। उसके बाद मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था और गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। मिहिर भोज जो है वो विष्णु भक्त था और आदि वराह की उपाधि धारण किए हुए था। मिहिर भोज जो है वो आदि वराह की उपाधि धारण किए हुए था। साहित्य, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर जो है वो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा थे यशपाल 1036 ईस्वी में। विशेष, दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो तोमर नरेश अनंग पाल ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी।
अरब यात्री सुलेमान जो है वो वत्स राज के समय भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान जो है वो वत्स राज के समय भारत आया था। गढ़वाल का राठौर राजवंश। राठौर राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। और राजधानी थी राठौर वंश की वाराणसी। गोविंद चंद्र जो है वो राठौर वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। इसकी मंत्री जो है वो लक्ष्मीधर शास्त्रों का पंडित था, जिसने कृत्यकल्प तरु की ग्रंथ लिखी थी। कृत्यकल्प तरु ग्रंथ जो है वो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया है। जयचंद जो है वो गढ़वाल राठौर राजवंश का अंतिम शासक था और उसके बाद 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा जयचंद जो है वो मारा गया था। नोट: पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद की पुत्री का संयोगिता का अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से ही। चहमान या चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश, इस संस्थापक कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, जिसकी प्रारंभिक राजधानी जो है वो अहिच्छत्र थी और बाद में राजधानी अजमेर या अजमेर हो गया। अजमेर जो है वो अजय राज द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक थे चौहान वंश का। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक जो है वो विग्रहराज चतुर्थ ने ही लिखा था। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक जो है वो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है यह मूलतः विग्रहराज चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो मूलतः विग्रहराज चौथा के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश का राजकवि कौन था? चंद्रवरदाई का रचना था पृथ्वीराज रासो। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें जो गोरी जो है वो हार गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ वैसे ही गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हार गया था। और उसके बाद आता है परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज और राजधानी थी धारा नगरी। प्राचीन राजधानी थी उज्जैन। परमार वंश में ही एक राजा थे राजा भोज जो है वो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। राजा भोज को कवि राज भी कहा जाता था। निर्माण: भोजपुर का झील, सरस्वती मंदिर जो है धारा में वो, या त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है चित्तौड़ में वो, ये सब का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर, धारा का सरस्वती मंदिर और भोजपुर झील की निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। साहित्य: चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर ग्रंथ लिखे हुए थे राजा भोज ने। युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र व वैज्ञानिक यंत्रों का वर्णन है। विद्वान: पद्मगुप्त, नवसा हसांड का चरित, धनंजय 10 रूपक एवं धनिक हलायुध मुंज के दरबार में रहते थे। हलायुध मुंज जो है मुंज के दरबार में रहते थे। पद्मगुप्त मुंज के दरबार में रहते थे, धनंजय मुंज के दरबार में, धनिक, हलायुध ये सब मुंज के दरबार में रहते थे। और उसके बाद है चंदेल वंश, जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक 831 ईस्वी में। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। प्रारंभ में कलिंजर या महोवा थी।
यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर या लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। धंगदेव जिननाथ विश्वनाथ एवं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो धंगदेव ने करवाया था। जिननाथ विश्वनाथ एवं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। विद्याधर अकेला भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। विद्याधर जो है वो अकेला भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। अल्लाउदल ये दो प्रसिद्ध सेना नायक थे जिन्होंने परमर्दी देव के दरबार में थे। अल्लाउदल जो है वो परमर्दी देव के दरबार में था। सोलंकी वंश को गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। सोलंकी वंश में ही हुए भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसके सामंत भीम प्रथम के सामंत विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। जय सिंह सिद्धराज की बात करें तो प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र जो है वो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। रुद्र महाकाल मंदिर जो सिद्धपुर में है उसको जय सिंह सिद्धराज ने ही बनवाया था। कुमारपाल जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक था कुमारपाल। और उसके बाद आता है बघेल वंश जो है भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने इसकी स्थापना की। कर्ण द्वितीय जो है वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। कर्ण द्वितीय जो है वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। और उसके बाद आता है कलचूरी चेदी राजवंश। कलचूरी या चेदी राजवंश की संस्थापक कौन थे? कोकल। और राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। गांगेय देव विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गांगेय देव स्वर्ण सिक्के इन्होंने गांगेय देव ने पुनः प्रारंभ करवाए। कर्णदेव कलचूरी चेदी के सबसे महान शासक थे कर्णदेव जिसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। कर्णदेव जो है वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। राजशेखर जो प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में भी थे। राजशेखर। सिसोदिया वंश जो है वो स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। राणा कुंभा जो है वो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा जो है वो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। खतौली का युद्ध हुआ था कब? 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। तो ये था प्राचीन इतिहास समाप्त।